एवरीवन, मैं हूं असगर मलिक और आज मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूं वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिशियल ऑफिस है वो होल्ड करते हैं एंड दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट द कम्युनिटी के यहाँ पे क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से है। एंड ही इज़ वेरी एक्टिव पर्सन लाइक इन कम्युनिटी वर्क, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो ही इज़ आई फील कि ही इज़ ऑलवेज देयर। तो हमारे साथ आज हैं खालिद सरोहा साहब जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन के जो हैं वो पब्लिक ऑफिसर हैं, उनके ये होल्ड करते हैं वहाँ का रिकॉर्ड और वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है ही नोज वेरी वेल। सो वेलकम टू दी टॉक शो और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो जैसे मैंने नाम बताया खालिद भाई का, तो लेट्स खालिद भाई अपने बारे में कुछ बताएं कि हु यू आर और आप जो ये जो ऑफिस होल्ड करते हैं इसमें आपकी ड्यूटीज क्या है। खालिद अली सरोहा मेरा नाम है और पाकिस्तान एसोसिएशन का मैं पब्लिक ऑफिसर हूँ। पब्लिक ऑफिसर की इस वक्त ड्यूटीज़ ये हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, जब मैं पब्लिक ऑफिसर बना तो उन्होंने जो रिकॉर्ड था एसोसिएशन का, जो पिछले 15 साल से तकरीबन ज़्यादा का रिकॉर्ड है जो मेरे पास है, उसमें हमारे पास मेंबरशिप्स के रिकॉर्ड पिछले 10-15 साल के सारे, उसमें हमारे पास आउटगोइंग्स के रिकॉर्ड के जो खर्चे हुए, इनकमिंग्स के एसोसिएशन को जो जितने भी फंड्स आए, ग्रांट्स आई या लोगों ने जो भी कोई उसको पैसे दिए वो, और इसके ऊपर अगर कोई केसेस हुए या इससे रेलिवेंट कोई चीज़ भी कभी भी मीडिया में या पब्लिक में हुई, उस सब का जो रिकॉर्ड है आज तक ऑफिशियल वो मेरे पास है। तो अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि आप जब से आपने ये ऑफिस संभाला, व्हाट यू फील कि इस एसोसिएशन ने आपसे पहले, क्योंकि इस काफ़ी जो सबसे पुरानी एसोसिएशन है पाकिस्तान की वो यही है, इसने इससे पहले कम्युनिटी के लिए क्या किया और आप लोगों ने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया इसको आगे फर्दर कम्युनिटी को सर्व करने में। हमसे पहले जिन लोगों ने इनिशिएट किया एसोसिएशन को वो 71 में इसको स्टार्ट किया था और वो एक पढ़ा लिखा तबका था, मोस्टली डॉक्टर साहिबान थे और जो पाकिस्तान से आए हुए स्किल्ड लोग थे वो इसके समझ लें के बानी थे। उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल इवेंट्स को और पाकिस्तानियों को एज अ प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड किया एक दूसरे को जानने के लिए। मतलब उस वक्त पाकिस्तानी बहुत कम हुआ करते थे, तो एक अगर रेड फन में रह रहा है तो दूसरा शायद ब्लैक ग्राउंड में रह रहा है, वो एक दूसरे को भी नहीं जानते थे। तो एसोसिएशन ने उन्हें इकट्ठा किया था और फिर हमारी रिप्रेजेंटेशन जो लीगल समझ लें का ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेशन थी वो एसोसिएशन ने शुरू की थी। उन लोगों के लिए उस वक्त इमिग्रेशन के मसाइल होते थे, लोग अरेस्ट हो जाते थे, उनको कोई देखने वाला नहीं होता था, तो ये सारे मामला जो थे ये एसोसिएशन देखा करती थी और ये उस वक्त वाहिद एसोसिएशन थी। अभी जो है फिर एसोसिएशन ग्रो करती गई, इसके अंदर इख्तलाफात भी पैदा होते गए और ये वो इसका एक प्रेस्टीज है या पायनियर है कि आज जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनमें से आई थिंक 99% एसोसिएशंस जो है वो पाकिस्तान एसोसिएशन से निकली हुई हैं। अब इवन के कल भी एक प्रोग्राम था, एक यूथ एसोसिएशन ने किया हुआ था, वो लकीली हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे पिछले साल था, तो अब उन्होंने एसोसिएशन अपनी एक अलग बना लिया। उससे पहले आप और बहुत से एसोसिएशन के ऐसे मेंबरान हैं जो कभी भी किसी ओहदे पर एसोसिएशन में रहे हैं और आज वो अपने तई अपनी एसोसिएशंस बना के किसी न किसी तरह से लोगों की खिदमत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। जिनमें से एजाज खान साहब हैं, शफक जाफरी साहब हैं, वो अपनी एक एसोसिएशन चला रही हैं। इसी तरह चौधरी इकबाल साहब हैं, वो काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनको अभी लोग ज़्यादातर जानते हैं। सही, ये तो हो गया ना कि एसोसिएशन के हवाले से कि ये कब इस वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। तो अभी आप जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, व्हाट जो फील कि इस एसोसिएशन का जो आप वाली है जो सबसे पुरानी है, इसका क्या रोल है इसके अंदर। अच्छा, हमारा रोल जो इससे पहले लोगों ने इसका आइन में जो इसका आइन बनाया था उसको तय किया था, इसका रोल ये था कि पाकिस्तान के नेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना और उसको ऑस्ट्रेलिया वाइड उसको रिकग्नाइज करवाना। लेकिन जब से हमने इसको ज्वाइन किया आज से 5-7 साल पहले तक, पिछले साल तक भी, इवन इस साल तक भी हम वो इवेंट्स तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की और उसमें एडिशन किया कि जो लोग हमारे मसाइल का शिकार हैं ना, हो ये रहा था कि जितने भी
एक ख़ास हद के बाद कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल होना शुरू हो गए जो थोड़े पढ़े लिखे भी नहीं थे और शोहरत के मुतलाशी थे। तो फिर जो हमारे पढ़ा लिखा तबका था ना, वो इससे अलहदा हो गया इस एसोसिएशन से। ये जो नए लोग उसके अंदर आए, उसकी वजह से एसोसिएशन सिर्फ 2 या 3 फंक्शंस तक महदूद हो गई, और जो लोगों के लिए काम करना था कि कोई मुश्किल में है, कोई मसाइल में है, वो काम होना बंद हो गया। तो हमने जब इसको टेक ओवर किया तो फिर हमने ये देखा कि जब हमने इतनी सारी एसोसिएशंस इस एसोसिएशन से जन्म ले चुकी हैं, वो ये इवेंट्स वाली एक समझ लें कि गधों घोड़ों वाली रेस चल रही है कि इवेंट करना है, इवेंट करना है, इवेंट करना है, बहुत अच्छी बात है, वो भी चल रहा है। लेकिन हमने उसके इश्यूज को टेक करना शुरू किया कि जो लोगों को मसाइल हैं। आप पिछले साल हमने माइग्रेशन एजेंट्स और माइग्रेशन लॉयर्स जितने हैं उनके लिए एक मीटिंग की और उनसे पूछा कि हमारे लोगों को मसाइल क्या हैं या आप लोगों को मसाइल क्या हैं इमिग्रेशन से रिलेवेंट, उसके लिए काम किया। उससे पिछले साल हमने उलमा को इकट्ठा किया, उनसे कोशिश की कि हमारा चांद का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो तो हमेशा से है। घरों के अंदर माँ अलग डेट पे ईद मना रही है, बेटा अलग पे मना रहा है, शोहर अलग पे कर रहा है, बीवी अलग पे कर रही है। तो हमने उसके लिए कोशिश की भी है और अब भी इस साल भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम उसको किसी तरह रिजॉल्व कर सकें। फिर जो पाकिस्तानी है, हमारे कॉन्सुलेट ऑफिस के लोग तो समझ लें कि वो शाही कॉन्सेप्ट हम बाद में आएंगे, वो मेरे पास नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं स्पेसिफिक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के बारे में, वो भी हम आपसे वो जो ड्यू अपना काम है वो नहीं करते। तो जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए होते हैं, जब उनको मसाइल का शिकार होते हैं तो वो भी हम लोग करने की, उनके साथ भी हम कोऑपरेट करते हैं, उनके मामलात को भी हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनको इस वक्त एसोसिएशन देख ली। अभी हम चलते हैं जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, इनको बहुत सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे कौन से इशू है ना वो हॉट हैं। तो उसमें जो सबसे पहला इशू अभी जो कल की बात है कि कॉन्सुलेट जनरल की तरफ से एक लेटर इशू हुआ फेसबुक के ऊपर, वो मेरे हाथ में भी है, ये इसकी कॉपी है। तो उसमें बेसिकली आपको बाय नेम क्रिटिसाइज किया गया इसके अंदर कि आपने मिसलीड करने की कोशिश की कम्युनिटी को, और उन्होंने बताया कि कम्युनिटी के कुछ कंसर्न थे इसको लेके कि जो आपने एक इन्फॉर्मेशन दी। तो व्हाट डू थिंक जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की या लोगों को बताई वो कितनी हद तक सच्ची है, एंड डू यू हैव द प्रूफ फॉर दैट कि अगर आपको कल को प्रूफ करना पड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नाज़िम जैसे है कि यहाँ पे लॉज हैं कि अगर आप कोई गलत बात करते हो तो आप वो जो कानून के शिकंजे में आ सकते हो। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे जवाब का कुछ हिस्सा तो आपने खुद ही दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया में लॉज हैं। अगर आप किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप खुद उसके शिकंजे में आ जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला तो जवाब यही है कि अगर मैं गलत हूँ तो आप एक टेक्निकल चीज़ है कि पाकिस्तानी जो मिशन है यहाँ पर ना, उसको एक इम्यूनिटी हासिल है, मैं उसको अदालत में नहीं लेके जा सकता क्योंकि उनको ना एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। दुनिया भर में डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी हासिल होती है ये वाली, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन है कि वो मुझे अदालत लेके जा सकते हैं। अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है, मैं उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ या गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं साबित नहीं कर सकता, तो वो मुझे अदालत में लेके जा सकते हैं। तो ये तो मेरी बात सही है या गलत है उसका एक प्रूफ है। बाकी जो मेरे पास फिजिकल या विजिबल एविडेंसेस हैं वो मैं आपको बाकायदा तौर पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर इसमें शामिल भी करना चाहें तो हमारी तरफ से 100% आपको इजाज़त है कि आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के बाद, उनके अकाउंट्स को देखने के बाद काउंसलेट के, प्लस उनकी जिम्मेदारियों का चार्ट देखने के बाद कि क्या उनकी जिम्मेदारियां और क्या वो उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हमने ये एलिगेशंस और सवाल उनसे पूछे। वो सवाल हमने सबसे पहले उन्हें ईमेल्स में उनसे क्वेश्चन किया, उनसे टाइम मांगा, मेरे पास उन ईमेल्स के रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं। उन्होंने खुद उन मामला पे कहा कि जी ये मामला हमारी अथॉरिटीज़ को पता है तो इस पे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बगैर किसी पूछ या उनसे सवाल किए बगैर उनको पब्लिक कर दिया। आपका मकसद है कि ये जो कॉन्सुलेट जनरल सिडनी इसके सारे मामला को एम्बेसी को, जो पाकिस्तान की मेन एम्बेसी कैनबरा में है, दे नो, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। उनको हम बाकायदा मिले, हाई कमिश्नर साहब और डिप्टी हाई कमिश्नर साहब, उन्होंने हमें वक्त दिया, हम मिले, उनके गोश गुजार किया, उनको फिजिकल एविडेंस जमा करवा के उसके बाद उन्हें ईमेल में वो भेजा
वो हमारे ईमेल्स पे रिकॉर्ड मौजूद है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, उनके स्क्रीनशॉट भी उनको भेज कर आए, उन्हें बता के, लेकिन कोई खातिर खा उसके अंदर हमें कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया। उन्होंने हमें ये ज़रूर यकीन दहानी करवाई कि जी कभी ना कभी खुद ब खुद ये पकड़े जाएंगे, आप इसके अंदर कोशिश करें कि इन्वॉल्व ना हो। लेकिन बस हमारा ये ख्याल था ज़ाती तौर पे कि अगर हम एवरीडे चीखते रहते हैं कि पाकिस्तान में ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये करप्ट है, नहीं और तो ये सॉरी, इन्वॉल्व ना होने की क्या वजह थी कि आप इन्वॉल्व क्यों ना हो इसमें? क्योंकि इसमें आपका वो कंसर्न आपने नहीं बनता। पंजाबी में एक मिसाल सुनी होगी, मज्जा मज्जा लिया भैणा। हाँ, तो वो उनका बस सिस्टम यही है कि वो आपस में कोलीग्स भी हैं एक इदारे में, जाहिर सी बात है 100% चीज़ें उनकी भी शफाफ नहीं होंगी। तो अगर वो उन पे उंगली उठाते हैं या उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते तो अपेरेंटली उनके साथ भी कोऑपरेट शायद ना हो। और हमें तो बज़ाहिर यही नजर आता उसके अंदर। ओके। तो चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अभी आपने एक रीसेंट, आई थिंक जो लेटर वगैरह आया है इसमें सबसे जो बड़ा रोल है ना वो रीसेंट वीडियो का है, जो आपने एक स्टूडेंट की डाली कि जिसको जो कि बेगुनाह जेल में रहा कुछ अरसा, और उसको किसी ने नहीं पूछा, ना पाकिस्तानी कम्युनिटी के किसी बंदे ने पूछा एक्सेप्ट आपके और आपकी एसोसिएशन के, और ना ही कॉन्सुलेट जनरल ने मिलकर। आपने बताया था कि हमने काफ़ी बार उनसे कोशिश की रब्ता करने की, किसकी हेल्प की जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये वीडियो एक टर्निंग पॉइंट भी है इस सारे इशू में, जिस पे उन्हें लेटर इशू करना पड़ा, आपको वार्निंग देनी पड़ी। तो वो क्या इशू है वो वाला? वो इशू ऐसे है कि ये एक तकरीबन 21-22 साल का लड़का है, और जब इसके साथ ये वाक़या हुआ तो वो शायद 1 साल या 1 साल से कम अर्सा उसको ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ था। वो नया था। आप जानते हैं कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं बिलखुसूस, उनको लॉज का इतना ज़्यादा अच्छे से इल्म नहीं होता। वो अपनी एक सादा सी जॉब करता था 7-Eleven पे या किसी फ्यूल स्टेशन पे, उसके अलावा वो साथ कभी ऊबर ईट्स वगैरह डिलीवरीज और ये वाली जॉब्स कर लेता था अपनी अर्निंग्स के लिए। उस दौरान उसको उसके किसी दोस्त ने रेफ़र कर दिया एक एम्प्लॉयर की तरफ। उस एम्प्लॉयर ने उसको पार्सल्स की जॉब देना शुरू की। वो पार्सल्स की जॉब करता रहा। उसको ये पता था कि ये एक पैक्ड पार्सल है जो उसने डिलीवर करना है, उस पर उसको 200-250 जो भी डे की वेजेस थी वो मिल जाती थी। अब उन्होंने एक उसके साथ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के बाद, मतलब 6 महीने तकरीबन वो ये करता रहा, 5-6 महीने। जब कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया तो उसने इसका नाम, इसका एड्रेस, ये चीज़ें उससे ले ली। वो एम्प्लॉयर जो था वो ऑस्ट्रेलिया से खुद ओवरसीज चला गया। ये बाद में पुलिस की फाइंडिंग्स हैं जो उन्होंने दी। और उसने इसको जॉब्स प्रोवाइड करता रहा, मैं ओवरसीज से बैठ के ओवरसीज इसको जॉब देता जी। तो बाद में क्या हुआ कि इसके नाम पे एक दिन एक पार्सल आ गया। अब वो पार्सल इसके पास आया, इसको कॉल रिसीव हुई फेडेक्स से, वो फेडेक्स के थ्रू आया, और वो पार्सल आया इंडिया से। अब ये पाकिस्तान का लड़का है। पाकिस्तान के लोगों की तो बिलखसूस इंडिया के साथ कोई लेन देन ताल्लुकात नहीं होते। अच्छा, इसको वो आया, इसने फेडेक्स से पूछा कि कहाँ से आया है, क्या पार्सल है। उसने कहा अंदर के, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब भेजा इंडिया से किसी ने। उसने कहा मैंने तो कभी इंडिया से कोई चीज़ मंगवाई नहीं। एनीवे, इसने वो पार्सल रिसीव नहीं किया। इसने कहा मुझे नहीं लगता कि मेरा पार्सल है, किसी ने गलती से भेज दिया। अच्छा, उसके अंदर नाम का भी थोड़ा सा चेंज था। वो एग्जैक्ट इसका नाम नहीं था, आप कह लें कि कोई डिजिट्स में डिफरेंस था। तो मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह इसी का, एड्रेस और नंबर इसका था एग्जैक्टली, नाम सिमिलर था। तो वो जो है कुछ दिन जब वो नहीं पिक हुआ तो बेसिकली उसे AFP या जो न्यू साउथ वेल्स पुलिस थी उसको ट्रैक कर रही थी उस डिलीवरी को। दे न्यू के इसके अंदर कुछ है, ड्रग्स हैं। जब वो इसने रिसीव नहीं किया तो फिर उन्होंने शायद कोर्ट से इसके खिलाफ वो लिया होगा वारंट, या क्या कहते हैं आप उसको, सर्च वारंट। तो वो घर पे आए, उन्होंने इसके घर पे सर्च किया, घर में से कुछ भी नहीं मिला। उनको ये था कि शायद इसके बैंकों में पैसा होगा, इसके पास कैश मनी होगी। ना कैश निकला, ना बैंकों से पैसा निकला। ये एक शेयर्ड कमरे में रहता था। जितने 7 लड़के थे उनको 6-7 घंटे उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई। उन्होंने सबने बता दिया कि यार हमारे हिसाब में ये बड़ी एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारा जो एक आमतौर पे एक स्टूडेंट गुजारता है। हमने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं देखी, कोई ऐसा पैसा नहीं देखा कि इसके पास एक्स्ट्रा पैसे हों। एक बहुत ही $1200-1500 की गाड़ी वो चलाता था।
और उन्होंने एनीवे अपनी इन्वेस्टिगेशन और घर की सर्च के बाद इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके और ले गए। अब जो इसके साथ स्टूडेंट्स रहते थे वो खुद बेचारे बहुत ज़्यादा डर गए। वो सब स्टूडेंट बेचारे वैसे भी डरे रहते, वो सब खुद डरे होते कि पता नहीं इसने, उनको ये नहीं था पता, क्योंकि उसके बाद इसे मौका नहीं दिया गया उनके साथ बातचीत करने का। वो ये समझे कि शायद ये वाकई कोई क्रिमिनल है, इसने कुछ किया है ऐसा। वो सब ये चीज कतरा रहे थे कि यार अब क्या होगा। वो सब ने उल्टा छुपना और इधर उधर जो के बनता था उनके लिए, क्योंकि वो खुद नॉन रेजिडेंट थे और उनके भी घर वाले यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उन सब ने थोड़ा सा कतराना। फिर ये इसको कुछ 1 महीना 2 महीने ऐसे कुछ गुजर गए, ये जेल में था। इसने लीगल एड से हेल्प ली। लीगल एड जो है ना वो इदारा तो जरूर है, लेकिन वो आप ये समझ लें कि वो जब वो मुफ्त के वकील होते हैं ना आपके लिए, तो मुफ्त का काम आप खुद समझते हैं कि कैसा होता है। उन्होंने बिना किसी प्रिपरेशन के ना इसकी 2 मरतबा शायद अटेम्प्ट की, इसकी बेल की। दोनों बार वो फेल रही। वो फेल इसलिए थी कि उन्होंने कोई एविडेंस या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए ही कभी भी कि हम क्यों इसकी बेल करवाना चाहते हैं। कोई 4-5 महीने गुजरे होंगे तो इसके किसी दोस्त के थ्रू और पाकिस्तान में इनके घर वालों के थ्रू हम तक बात पहुंची कि पाकिस्तान से इसके घर वालों ने किसी तरह से सर्च किया, हमारे तक राब्ता हुआ और हम तक बात पहुंची। तो मैंने फिर इसके साथ एक मुलाकात तय की। मैं गया हूँ तो मैंने उससे बड़ा खुला पहुंचा कि यार अगर तुम थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं हो तो मतलब इन्वॉल्व हो तो आपको अपने लॉयर से नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे लॉयर को जो कन्वे करेंगे उसको इन्फॉर्मेशन का। ये बड़ा क्लियर था कि नहीं जी मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी इन्वॉल्वमेंट जो मुझे पता हो दानिस्ता तौर पे और मैं ड्रग्स में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना। एनीवे मैंने उसके लिए फिर एक लॉयर हायर किया। उस लॉयर ने अपनी कोशिश की, उन्होंने बैरिस्टर को एक उसमें केस में डाला और उन्होंने बैरिस्टर को असिस्ट किया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए क्योंकि लोकल कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट से इसकी बेल रिजेक्ट हो चुकी थी, जो कि लीगल एड नहीं थी। तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी बेल की वो लेकर गए और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हमें $20,000 का बॉन्ड देने का कहा। मैंने एज एसोसिएशन इसकी रेफरेंस भी दिया। फिर मैंने एसोसिएशन होने के नाते और ज़ाती तौर पे इसका $20,000 का बॉन्ड भी जमा कराया अदालत के अंदर कि वो इसकी एक की बेल कंडीशन थी कि अगर आप 20,000 ये अपनी बेल कंडीशन ब्रीच करेगा तो वो 20,000 जब्त हो जाएगा। अगर ये भागने की कोशिश करता है या कुछ भी तो वो जब्त हो जाएगा। तो वो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेल मिल गई। उस दौरान क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी वो ड्यूटी नहीं थी, एज एक मॉरल ड्यूटी जरूर बनती थी एसोसिएशन होने के नाते, लेकिन ऑफिशियल या लीगल ड्यूटी मेरी नहीं थी। तो आप इस दौरान में कोशिश की काउंसलेट से? हाँ, लीगल ड्यूटी वो काउंसलेट की थी। मैंने उनको तकरीबन 2 मरतबा कॉल किया। अच्छा, फिर मुझे 1 मरतबा काउंसलेट से खुद कॉल भी आई। मैडम साइमा जमील जो कि डिप्टी काउंसिल जनरल वो थी, वो उस वक्त उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा। मैंने उनसे सारी चीज़ें बताई कि ऐसे चल रहा है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम मैटर को देख रहे हैं। हम उनके घर वालों से राब्ते में, उनके घर वालों मेरे साथ राब्ते में थे। वो मुझे कॉल करें, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि जी आपके साथ राब्ते में। उन्होंने कहा यार हमसे तो कोई राब्ते में भी नहीं है, हमें तो आज तक कोई कॉल नहीं आई। फिर मैंने इस लड़के के साथ दोबारा एक बात की। उसने कहा जी मैंने, क्योंकि यहाँ पे दूसरे ममालिक के लोग भी कैद हैं किसी इल्ज़ाम में, तो इवन इंडिया के लोग भी कैद हैं। तो कहता उनके एम्बेसडर्स इनको मिलने के लिए आते हैं, या उनका जो हाई कमीशन या काउंसलेट का स्टाफ है वो मिलता है, उनको असिस्ट करता है। जिनके माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है तो उनका काउंसलेट ही यहाँ पे जिम्मेदार होता। कहता मैं, अच्छा मजे की बात है कि अगर आपने जेल से कॉल करना है ना तो आपको क्रेडिट चाहिए होता है। अब इसके पास कोई क्रेडिट भी नहीं था, तो इसने उनको लेटर लिखा, फिजिकल लेटर लिख के कॉन्सुलेट को भेजा बाकायदा तौर पे ना। शायद इसके घर वालों ने मल्टीपल कॉल्स भी की, लेकिन वो 1-2 मरतबा सुनने के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड करने बंद कर दी। फिर जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने
जब मैंने दूसरी मरतबा उनसे ये बात पूछी ना कि आप क्या कर रहे हैं, वो अब 3-4 महीने हो गए हैं वो जेल के अंदर है और उसकी बेल नहीं हो पा रही, आप कम से कम पूछे पुलिस से केस क्या है, क्योंकि इनको एक्सेस होती है, काउंसलर एक्सेस दी जाती है, हमें तो एक्सेस नहीं दी जाती, हमें तो मीटिंग के लिए टाइम लेके जाना पड़ता है। वो तो क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट हाँ नहीं जी, कर रहे हैं ना यहाँ पे, और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस। तो मैंने उनसे बात की तो दूसरी मरतबा में वो ऑफेंड हो गए, समझ लें कि गुस्से में आके कि ये हमारी जॉब है, अब हमें करने दें, हमें अच्छी तरह पता है कि हमें क्या करना है, ये आपका काम नहीं है, हमारा काम है, हम देख लेंगे। अब फिर उनके घर वाले बेचारे जो है वो परेशानी के आलम में थे, वो यकीन माने के बाकायदा तौर पर रोते थे कि उनका एक बच्चा कम उम्र है, 20-21 साल का है, और वो ऐसी हालत में दूसरे मुल्क में फंस गया जहाँ पे कोई उसका यारो मददगार है ही नहीं। कोई ऐसे भी लोग हेल्प करने से भी डरते हैं हाँ कि उसने कि क्या वो वाकई में था या नहीं था। एनीवे मैंने फिर उसको लॉयर के थ्रू चेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसकी बेल करवाई, उसकी जो भी इंडेमनिटी या जो बॉन्ड देना था बॉन्ड दिया। उसके बाद आने के बाद उसने अपना काम वगैरह शुरू कर दिया। फिर उसको वर्किंग राइट्स जो अदालत ने उसके ऊपर एक कंडीशन लगाई कि आप जो है ना आपने एवरी डे सुबह 6 बजे से 12 बजे के दरमियान पुलिस को रिपोर्ट करना है। वो हमने चेंज करवाया कि भाई वे तो काम ही नहीं कर सकता, ना पढ़ सकता, अगर इस दौरान उसने वहां पे तो बाकी चीजें जी फिर उन्होंने कहा जी आप, फिर उन्होंने चेंज करवाया उसको दिन में, शाम को 6 से पहले एक दफा कभी भी करने चले। तो इन चीजों को चेंज करके अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये हो कि वो अपना जॉब करने के काबिल हुआ। फिर वो अपनी साथ साथ जॉब करता रहा, पैसे भी कमाता रहा साथ साथ, और अपने केस पे लगाता रहा। 1.5 साल केस चला, 6 महीने की जेल के बाद 1.5 साल, तो कुल 2 साल हो गए। उन 2 सालों में कभी एक भी मरतबा इन्होंने उससे रब्ता नहीं किया, काउंसलेट के किसी शख्स ने उससे रब्ता नहीं किया। उसने मदद के लिए निकलने के बाद इनके पास मल्टीपल चक्कर लगाए, खुद भी गया वहां पे मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स बेसिकली। उसने इनसे ईमेल पे टाइम भी लिया, उसने इनसे फोन करके टाइम भी लिया कि जी मैं मिलना चाहता हूँ। जब जाते थे तो ये बहाना मारते थे कि जी कौंसल जनरल साहब कैमरा गए हुए हैं, कौंसल जनरल साहब किसी पार्टी में गए हुए हैं, कौंसल जनरल साहब किसी और मसरूफियत में मसरूफ है, आपसे नहीं मिल सकते। वो 2 से 3 मरतबा का मुझे याद है कि वो कहता है मैं मल्टीपल टाइम्स वहाँ गया हूँ, मैं वेट करता रहा हूँ, और मुझे कोई ना कोई कहानी सुना के हमेशा वहाँ से भेज दिया जाता था। अच्छा एक मरतबा कहता मुझे बताया कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, आप कैमरा रब्ता करें, ये कैमरा वालों की ड्यूटी है। अब ये वहाँ पे, अच्छा फिर वो खैर कैमरा भी गया, उसे अगर वहाँ से भी कोई दादरसी नहीं हुई, वो लगा देते थे कि जी ये तुम सिडनी में रहते हो, ये सिडनी का ऑफिस तुम्हें देखेगा, जो कि मुझे लगता है कि सिडनी के ऑफिस की ड्यूटी बनती है। कॉन्सुलेट जनरल का बेसिकली यहाँ पे बनने का मकसद कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ है। हाँ जी। तो एनीवे यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि उन्होंने एक भी मर्तबा इसके साथ मुलाकात तक नहीं की और किसी तरह का ताउन नहीं किया, जो कि बाय बुक्स अगर आप देखें तो कॉन्सुलेट जो है हमारा वो इस चीज़ का जिम्मेदार है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी किसी मसले में फंस गया है या मेडिकली किसी प्रॉब्लम का शिकार है, उन सारे मसाइल के लिए कॉन्सुलेट के पास बाकायदा फंड्स मौजूद होते हैं और इनकी जिम्मेदारी ही ये है कि आपने उनको देखना है। अभी जैसे आपने फंड्स की बात की कि कॉन्सुलेट के पास या एम्बेसी के पास फंड्स होते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए जो यहाँ पे लोग हैं, तो आपका एक एजुकेशन ये भी है। सॉरी मैं ये बात क्लियर कर दूं, मेरा मकसद सिर्फ सारे क्वेश्चन एम्बेसी से रिलेटेड करने का नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल इशू चल रहा है तो डेफिनेटली वही सवाल मेरे माइंड में आएंगे। तो आपने इनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि ये फंड्स का मिस यूज भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या देखा कि वो जो फंड है पब्लिक फंड है उनका मिस यूज कैसे हो रहा है? अच्छा वैसे जो हमारा एलिगेशन था वो मिसयूज कह लें या फंड्स की चोरी कह लें, बेसिकली मिसयूज तो मुझे कोई ऐसा खास नहीं पता, जो थोड़ा बहुत पता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा मकसद मिसयूज है कि जहां पे वो यूज होने चाहिए थे वहां पे नहीं हुए, तो मींस के मेरे सेंस में कहा जी। दूसरा ये कि वो जो फंड जिनके पास मौजूद हैं ये लोगों को गरीब बना के दिखा रहे होते हैं कि जी हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, हम तो इनकी बुनियाद पे कुछ या समझ लें जो इनके गुमाश्ते जिनको कहते हैं वो लोग लोगों को आगे बातें बता रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं कि ये गरीब मुल्क है, इसके कॉन्सुलेट के पास कोई पैसे नहीं है। तो हमें जो इनका लास्ट ऑडिट हुआ, हमें वो लास्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट्स मिली थी उसमें हमें ये पता चला कि इनके पास कुल मिला के 1 मिलियन के करीब फंड्स पड़े। $1 मिलियन? $1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
और वो कोई पाकिस्तान से आया हुआ पैसा नहीं है, वो सारे वो पैसे हैं जो आपको, मुझे या किसी को भी, हमें जो काउंसलर सर्विसेज हमें चाहिए होती हैं, हम उसके बस जब भी अपनी फीसेस जमा करवाते हैं ये उससे जनरेट होता है। ओके, उसका एक हमारी कॉन्सुलेट की इनकम है एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें से कोई 8 लाख के करीब है जो एक अकाउंट होता है फिगोप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के फिगोप वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, के पाकिस्तान की हुकूमत बाहर इन्वेस्ट करती है दूसरे ममालिक में। वैसे तो हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है पाकिस्तान में, हाँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से पैसा जनरेट किया ना तो हम इसमें से एक पोर्शन रखेंगे अलहदा कि आप वहीं पे इसको इन्वेस्ट करें और उससे डबल पैसा बनाएं और पैसा इनकम जनरेट करें। अच्छा, वो पैसा है, जैसे आपने कहा ना मिसयूज, अब उसमें एक मिसयूज क्या है कि इसके अंदर एक फिगोप का अकाउंट है कि इन्वेस्टमेंट वाला, उसमें इनके पास तकरीबन $8 लाख कमोबेश $8 लाख मौजूद है, जो ये फिक्स अकाउंट पे 4% रफली ऑलमोस्ट 4% पर एनम पे रखा हुआ है, जो कि 8 लाख का 4% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 30 से 35 हजार डॉलर बनता है। अच्छा, उन्होंने ये एक रखा हुआ है, जबकि हम उनको जनवरी में हमारी इनसे मुलाकात हुई, हमने कहा जी आपके पास इतने पैसे पड़े, आप इस कॉन्सुलेट ऑफिस का किराया देते हैं तकरीबन $30,000 एक महीने का, ठीक है, और फिर जो कौंसल जनरल साहब के घर का किराया है वो तकरीबन $10,000 है, फिर डिप्टी कौंसल जनरल साहबा के घर का किराया तकरीबन $5,000 से $6,000 है। सिर्फ इन 3 लोगों का किराया मिला के ऑलमोस्ट $50,000 अ मंथ है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम गरीब मुल्क हैं और हमारे पास पैसे नहीं है अगर किसी बच्चे को जरूरत पड़ जाए, दूसरी तरफ आपके सिर्फ कौंसल जनरल और कौंसलेट और डिप्टी कौंसल के किराए मिला के $50,000 के किराए हैं। नहीं, इसमें अभी उनकी वो सैलरी वगैरह शामिल नहीं, सैलरीज नहीं है अभी। तो इसमें मजीद कमाल की बात यह है कि कौंसल जनरल को ड्राइवर मिला हुआ है, हम गरीब मुल्क हैं, ड्राइवर मिला हुआ है, उसकी सैलरी कोई तकरीबन US $2,500 के करीब है, जो कि ऑस्ट्रेलियन आप तकरीबन मल्टीप्लाई कर ले। हाँ जी, फिर उनको एक बटलर मिला हुआ है, फिर बटलर की अकोमोडेशन का एक्सपेंस है और ड्राइवर की अकोमोडेशन का एक्सपेंस है, ये अलग एक्सपेंसेस हैं। तो आप सिर्फ कह लें कि हमारे कौंसल जनरल या डिप्टी कौंसल जनरल और इनके किराए और इनसे रेलिवेंट लोगों के किराए मिला के 50,000 से ऊपर बन जाते हैं। ये मिसयूज था कि जो जहां पे डिजर्विंग है, अब हमने इनको कहा कि 8 लाख आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ तकरीबन, तो आप उस 8 लाख को इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारा बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का काम है। तो अगर आप उस 8 लाख को इन्वेस्ट करें और जो 50,000 आप महाना किराए में दे रहे हैं, अगर आप वो किस्त में दें तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत की यहाँ पे कम से कम 5 मिलियन तक की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गुड रिटर्न। हाँ जी, क्योंकि हमेशा से कॉन्सुलेट यहाँ मौजूद है और रहेगा बिल्कुल, और उनके ऑफिसर्स आते रहेंगे, तो उनको एक घर भी चाहिए, उनके एम्प्लॉयज को भी घर चाहिए और कॉन्सुलेट ऑफिस को भी चाहिए। हमने इनको ये भी कहा, हमने कहा आप कॉन्सुलेट ऑफिस सिटी में बना के बैठे हैं, तमाम आने जाने वाले लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहां पार्किंग का इशू है, पार्किंग नहीं मिलती सिटी में, तो पार्किंग ऑलमोस्ट नॉर्मल बंदे के लिए तो है ही नहीं। फिर आप इतना महंगा ऑफिस लेकर वहां मौजूद हैं, तो आप क्यों नहीं किसी और तरफ क्यों नहीं जाते? मतलब आप पैरामेटा की तरफ आ जाए, यहाँ पे 4-5 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीद लें, 1 मिलियन तो आप उनको पहले ही दे देंगे, 8 लाख के करीब तो आपके पास मौजूद है। फिर हमने उनको ऑफर किया कि अगर फंड्स में शॉर्टेज आती है तो हम शेयर करने के लिए तैयार हैं, एज एन एसोसिएशन भी और एज इंडिविजुअल्स भी। हम उस बिजनेस में शामिल हैं, तो हमने कहा हम शामिल करेंगे आपके पास, अगर फंड्स में कहीं भी कमी आएगी, फाइनेंस में कहीं प्रॉब्लम आएगी, हम उसमें बाकायदा तौर पे शामिल होंगे। तो हमने कहा आप ये जो 50,000 महाना वेस्ट कर रहे हैं, और ये आपने जो साल का 8 लाख रखा हुआ है जिसपे 30-35 हजार आपको 1 साल के बाद मिलता है, उससे दुगना तो आप 1 महीने में किराए में उड़ा देते हैं। वहां से हम समझ लेंगे इनके लिए थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। हाँ जी, जनवरी से ये थोड़ा सा हमें डिसलाइक करना शुरू कर दिया था इन्होंने कि ये जो है ना, पहले असल में लोग क्या है कि वो सिर्फ उनकी खुशामद करते हैं
और उनसे सवाल नहीं पूछते। हमारे लोग सिर्फ इस पे खुश हो जाते हैं कि ये हमारे साथ बैठ गया, इसने हमारे साथ खाना खा लिया, ये हमारे पास आ तो गया। खाने का सवाल भी मेरा है आपके साथ, क्योंकि जी। आपकी अभी खाने से मुझे याद है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था बेसिकली, क्योंकि समटाइम ये भी सुना गया है कुछ लोगों की तरफ से कि ये जो खाने का खर्चा होता है इनका, इनके ग्रुप्स जो खाने खाते हैं 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का खर्चा होता है, तो उसके ऊपर भी आपके कुछ कमेंट थे, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? खाने का खर्चा मतलब इनको दिया जाता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो ये सारी चीज़ें जो पैसा जमा होता है ना यही सर्विसेज में, उनमें से एलोकेट किया जाता है कि रफली आप कह लें तकरीबन एक 2500 से 3000 डॉलर का मंथली इनके पास बजट है, जो कम्युनिटी की एंगेजमेंट के लिए खाना या कोई भी ऐसा आप कुछ भी करना चाहें तो वो कोई कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ के लिए हाँ, बेसिकली? लेकिन मैंने तो आज तक पिछले कोई 6-7 सालों में कभी नहीं देखा कि किसी कौंसलेट की तरफ से कभी किसी को दावत आई हो, सिवाय 23 मार्च या 14 अगस्त जिसके लिए अलग से बजट या अलग से इंतज़ाम होते हैं। लेकिन वो जो 2500 से 3000 का जो इनके पास एलोकेट एक फ़ंड होता है, वो हर महीने बाकायदगी के साथ इस्तेमाल होता है बुक्स के अंदर। लेकिन वो कहाँ पे होता है ये नहीं पता। ये वो मुझे लगता है कि वो कोई फरिश्ते हैं, वो मैं आज तक ढूंढने में नाकाम रहा हूँ। मैंने कई लोगों से ये सवाल किया है ओन हो के, जी आपने कभी इनके पल्ले से कि इन्होंने खिलाया हो, आपने कभी खाना खाया? तो मुझे अभी तक नहीं मिला, अनलेस कि इनका कोई फंक्शन हो उसमें ये खाने का अरेंजमेंट कर दें, जो कि साल में 2 या 3 होते हैं छोटे मोटे। कभी एक आधा कश्मीर के लिए कर देंगे, एक पाकिस्तान डे, एक 23 मार्च, उससे हट के बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। वो था कि वो अगर आप कभी भी ऑडिट रिपोर्ट्स में देखेंगे, वो महीने तवातुर से इस्तेमाल हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, लेकिन वो खा कौन रहा है वो अल्लाह जाने। ये किसी को नहीं पता। हाँ जी। अच्छा, इन जो सारे जो एलिगेशन की हम बात कर रहे थे, मीन के आप कंसर्न है अबाउट के हमारे जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के, उनकी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली कम्युनिटी के लिए, तो व्हाट यू थिंक जितने भी एलिगेशन हुए, अभी जो रिस्पांस आया वो भी सबके सामने है, जो कौंसलेट जनरल की तरफ से आपसे सबकी तरफ से आया था, ऑफिशियल रिस्पांस था बेसिकली, उसको ख़त्म भी कर दिया गया फेसबुक से सॉरी एक दिन के बाद। तो आप क्या कहते हैं, उनका एटीट्यूड अभी चेंज हुआ है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, एटीट्यूड चेंज हुआ है, लेकिन नेगेटिव चेंज हुआ कि बजाय इम्प्रूव करने के या चीज़ों को क्लैरिफाई करने के या जवाब देने के, कि अगर लेट्स से कि मैं ये कह देता हूँ कि मैं कम्प्लीटली गलत हूँ, तो बजाय आप बाकी लोगों के सामने, कम्युनिटी के सामने आके ये बताने के कि ये इल्ज़ामात गलत हैं, बेबुनियाद हैं, ये हकीकत है, ये बताने की बजाय आप थ्रेटनिंग बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लेकिन हमने सॉरी, इनका- थ्रेटनिंग तो है, लेकिन मैंने कल जैसे आई थिंक आज की बात है, आपकी तरफ से भी एक बड़ा ओपन लेटर दिया गया, जो इसकी कॉपी भी मेरे पास है, ये जी, भी आप देख सकेंगे। एसोसिएशन तो की ये तरफ भी आपका एक रिस्पॉन्स है आगे से, जी। जो कि अगर मैं देखूँ इट्स नॉट रियली फ्रेंडली इवन, जी। थोड़ा सा ये भी है कि आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वी आर लॉयल विद द कंट्री एंड द कम्युनिटी। जी। तो आई थिंक ये दोनों तरफ से होना चाहिए, अगर पॉजिटिव आए तो दोनों तरफ से पॉजिटिव होना चाहिए और इस मसले को हल किया जाए। मसले को हल हमारी तरफ से तो मसला है ही नहीं, हमारी तरफ से तो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जो एलिगेशंस हैं जिनके ऊपर हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं। हमने वो एविडेंसेस उन्हें भेज के उनसे सवाल किया, और मेरे पास, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ईमेल में उनका रिस्पांस दिखा दूंगा कि वो बोलते हैं कि जी ये एलिगेशंस आगे हमारी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे हुए हैं और वो इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैं मतलब आपको एक एलिगेशन बता देता हूँ। हमने जो उनसे पूछा, हमें पता लगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है कौंसलेट के ऑफिस से। वो जो एनओसी होता है basically। एनओसी, हाँ जी, एनओसी समझ लें एक तरह का, कि ये वेरिफिकेशन करना कि ये असली लाइसेंस है। अब मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, कुछ लाइसेंसेस ऐसे हैं जो इस वक्त अगर आप हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट्स पे चेक करेंगे तो उनका आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा, फेक लाइसेंसेस हैं, लेकिन हमारे कौंसलेट से वो वेरीफाइड हैं। अच्छा, उसके पीछे फिर बहुत तो से लाइसेंस, ये भी एक इस टाइप ऑफ करप्शन हुई है यहाँ पे। 100% करप्शन चल रही है। फिर जो रियल लाइसेंसेस हैं लोगों के, वो वेरीफाई हो नहीं रहे। वो ऐसे नहीं हो रहे कि उनके लाइसेंसेस बहुत बहुत देर तक रोके रखते हैं, उनको
अंडर द टेबल रब्ता किया जाता है कि आपके साथ ये मसले मसाइल हैं, आपके लाइसेंस के साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अगर आप हमें थोड़ा सा अंडर द टेबल बात की जाती है, बाहर अकोमोडेट करेंगे तो हम आपकी वेरिफिकेशन करवा देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, फिर उस पर एक पिछले दिनों $2500 से $3000 का रेट चल रहा था। आपका लाइसेंस 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, आप $2500 $3000 दें। इनके फ्रंट मैन्स थे जो उसको डील कर रहे थे, और वो लाइसेंस बनवाने से लेकर आपको वेरिफिकेशन घर पे मिलने तक आपका सारा काम हो जाएगा उसके अंदर। इनका आपका मतलब है कि अगर आपका जेन्युइन है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पैसे देके करवाते हैं तो आपका वो काम फौरन हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, उसमें एक और चीज़ हुई कि ये ऐसे लगातार किए जा रहे थे। नहीं तो इसका प्रूफ भी है आपके पास? हाँ जी, एविडेंस। मैं अब आपको एविडेंस बताता हूँ कि 2 महीने पहले तकरीबन न्यू साउथ वेल्स सर्विसेज के अंदर किसी ऑफिसर ने, क्योंकि ये वो लेटर उनको अपने ईमेल से भेजते हैं, और इस लेटर की अथॉरिटी साइन करने की सिर्फ डिप्टी कौंसल जनरल के पास है, जो कि कौंसल जनरल की इजाज़त से साइन करते हैं, उनको अथॉरिटी मिली हुई है। उनका नाम है मैडम साइमा जमील। इनकी तरफ से बाकायदा तौर पे न्यू साउथ वेल्स सर्विसेज को ये बताया जाता है कि आपके पास हमारी तरफ से इस बंदे के सिग्नेचर के साथ लेटर आएगा, अगर लेटर इसके सिग्नेचर के साथ है तो रियल है, अदरवाइज आपने एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है। उसकी वाहिद जिम्मेदार वो खातून है जो डिप्टी कौंसल जनरल है इस वक्त, और वो हेड ऑफ चांसरी भी है शायद। अच्छा, एनीवे, किसी न्यू साउथ वेल्स सर्विसेज के एम्प्लॉई ने बाय चांस किसी रैंडम एक लाइसेंस को उसने चेक कर लिया, उसको पाकिस्तानी उससे डाटा नहीं मिला वेबसाइट से। नंबर 2, उन्होंने जो हमारी लीगल वेबसाइट्स हैं कि पंजाब की हुकूमत की अलग साइट है, केपी की अलग साइट जी, ऑनलाइन। फिर उसने पाकिस्तान की, इनके पास लाइसेंसेस की एक बुक होती है जिसमें तमाम मुल्कों के लाइसेंस के रेगुलेशंस, उनकी वेरिफिकेशन के तरीके लिखे हुए होते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने जब ये चेक किया कि आपकी लीगल एज पाकिस्तान में लाइसेंस बनने की है मिनिमम 18 साल, बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र अभी 20 साल थी, उनके 3-3 साल पुराने लाइसेंस वेरीफाई हो रहे थे। मतलब उसका 3 साल पुराना लाइसेंस पाकिस्तान में बन ही नहीं सकता, और उसका उन्होंने वो बोधर ही नहीं किया कि इसकी एज कितनी है। हाँ, उन्होंने पैसे लेके काम कर दिया, वेरिफिकेशन भी भेज दी। फिर उस महीने में न्यू साउथ वेल्स सर्विसेज ने 262, जो फिगर हमारे पास है, इससे ज़्यादा होगा इससे कम नहीं, 262 लाइसेंसेस एक महीने में उन्होंने फेक पकड़े, जिनकी वेरिफिकेशन पाकिस्तान कौंसलेट सिडनी से न्यू साउथ वेल्स सर्विसेज को गई थी। उन्होंने ये एक और बड़ी बिग न्यूज़ है बेसिकली देखा जाए। हाँ जी, हम उन पे इससे बाकायदा बात कर चुके हैं, और वो इसके ऊपर जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। जबकि न्यू साउथ वेल्स सर्विसेज ने फिर क्या किया कि इनकी वेरिफिकेशंस बैन कर दी। उन्होंने कहा हम तुम्हारी वेरिफिकेशन करेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी बुक्स को देखा, और बुक्स को देखने के बाद उन्होंने कहा हमें जो लॉ नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर आपका पंजाब का लाइसेंस है पाकिस्तान से, तो पंजाब हुकूमत की वेबसाइट है, उस पर चेक करेंगे। अगर सिंध की है तो सिंध की वेबसाइट है, उस पर चेक करेंगे। केपी की है, वहाँ से चेक करेंगे। कि आपकी वेरिफिकेशन के बावजूद वहाँ पे भी होना ज़रूरी है उसका? नहीं, हम आपकी वेरिफिकेशन लेंगे ही नहीं। अच्छा, बगैर वेरिफिकेशन चेक करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे आपकी हुकूमत की वेबसाइट पे। मतलब आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट ज़्यादा रियल है ना, बजाय इसके कि मैं एक डॉक्यूमेंट आपको हैंडमेड बना कर दे दूँ। तो इन्होंने फिर स्पेसिफिकली उसमें इंटरवीन किया। अच्छा, फिर उन्होंने बिल्कुल ही कहा कि हम पाकिस्तान की वेरिफिकेशन ही बंद कर रहे हैं, हम आपका लाइसेंस लेंगे ही नहीं। हादसात भी यहाँ हो रहे हैं और सारे इस तरह के मामला। फिर हाई कमिश्नर साहब को कैमरा से खुद आना पड़ा। उन्होंने ज़ाती गारंटी के ऊपर एक बंदे के नाम पे उन्होंने कहा जी कि सिर्फ आपको इस ईमेल एड्रेस से इस शख्स की तरफ से ईमेल आएगी इस सिग्नेचर के साथ, तो आपने वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करनी है, वरना नहीं। हमने उनसे ये सवाल किया कि जी ये आपने क्यों किया, जब लाइसेंसेस की वेरिफिकेशन इतनी आसान है कि वो खुद पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, चेक करके और चेक कर ले और उसी वक्त अप्रूव कर दें। जबकि आपके लोग 6-6 महीने डिले कर रहे हैं इस मामले को, लोगों को वेरिफिकेशन नहीं मिलती। तो उन्होंने डायरेक्ट ये जवाब नहीं दिया, अपने लिए नहीं दिया, लेकिन उनका एक
जवाब इनडायरेक्ट समझ लें कि ऑफ द रिकॉर्ड कह लें, ये था कि अगर मैं ये बंद कर देता हूँ तो हमारी जो अफसरशाही है ना वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी एक लोगों के अंदर सुपरमेसी के लोगों को हमसे काम नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनके पास दूसरा काम ही नहीं है वहाँ बैठ के कोई करने को। आप जाएंगे, आपको अगर 10 लोग बैठे हैं उनमें से 8 या 9 मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ लाइसेंस की वेरिफिकेशन करानी है, बाकी के 1-2 होंगे जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो वो पासपोर्ट के ऊपर 4-4 महीने की डेट देते हैं। हमें नहीं पता 5 घंटे के लिए ऑफिस खुलता है और उसमें भी 4-4 घंटे की डेट दी होती है, 4-4 दिन महीने की डेट दी होती है कि आपको 4 महीने के बाद आपको आपकी बारी है। होपफुली कि अपनी सर्विसेज को थोड़ा अच्छा कर लें जी। सो इसका मैं वैसे क्विक आंसर चाहूँगा आपसे कि आपने जिस तरह इतने क्वेश्चन किए, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो अगर आप फ्यूचर में भी जवाब नहीं आता तो क्या आप ये जो इश्यूज है इसको रेज करते रहेंगे या जस्ट लाइक लेट इट गो? आपने मुझसे शुरू में पूछा था कि पाकिस्तान एसोसिएशन का मोटिव या मोटो क्या है काम का, तो अगर हम सवाल करना बंद कर देंगे या पूछना बंद कर देंगे तो चीज़ें इम्प्रूव होने की बजाय मज़ीद ख़राब से ख़राब होती जाएंगी, और फिर मेरा ख्याल है कि जो हमारा एसोसिएशन होने का मोटो है वो ख़त्म हो जाता है। हमारा और कोई काम नहीं है हकीकतन। लोगों को जो हम सपोर्ट जो खुद से कर सकते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, जिसमें हमें इनकी मदद की ज़रूरत नहीं है वहाँ तो हम अपना खुद से सारा कुछ जिसका जो मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन ये इनको इनकी ड्यूटी करवाई जाए, उसके लिए उनसे सवाल भी अगर करना बंद कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क बेहतरी नहीं तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। तो होपफुली कि आपको इनके जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएं। तो एट द एंड आपसे मेरा जो लास्ट है कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहें इस सारे इंटरव्यू पे अपनी कम्युनिटी के लिए फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन, तो वो आप दे सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरी या हमारी किसी शख्स के साथ या किसी पोजीशन के साथ कोई ना झगड़ा है ना दुश्मनी है। हमारा सिर्फ मकसद जो है चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अगर यहाँ पे मौजूद लोगों के लिए सर्विसेज इम्प्रूव हो जाती हैं और ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं कि जिसके अंदर किसी भी तरह की करप्शन का आंसर ना हो, तो हम किसी भी तरह से कोऑपरेट भी करने के लिए तैयार हैं। और अगर मेरे एलिगेशंस गलत हों तो मैं बाकायदा तौर पे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। ये जो हमारा इंटरव्यू, मेरे माइंड में और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन आई होप सो कि आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम दोबारा कभी फिर आपके साथ बैठेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो थैंक यू सो मच खालिद सरोहा साहब, आपने हमें टाइम दिया इस इंटरव्यू के लिए। और होपफुली के कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं और वो कुछ कहना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाज़िर होगा। और हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और होपफुली के जो कन्फ्लिक्ट है हमारे वो जल्दी ख़त्म हो जाए और हम एक कम्युनिटी बन के ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरे की हेल्प करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। और नाज़रीन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस ऑन दिस। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई आपके